नमस्कार साथियों, एडुटेरिया बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के इस सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले सेशन में हमने 1 से 10 प्रश्नों को देखा था पार्ट 1 में, जिसका वीडियो आपका उपलब्ध है। अब ये पार्ट 2 का वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हमने 1 से 10 प्रश्नों को कर लिया है। अब आते हैं हम लोग 10 से 11 के बाद, 10 के बाद यानी 11 से प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये प्रश्न 69वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस सबको आपको बढ़िया से देखना है। आप बीपीएससी के क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे तो आपको एक अच्छा समझ विकसित होगा और आप बढ़िया कर पाएंगे। कोई भी बिहार के परीक्षा हो, एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी, जैसे TRE 4 हो या बिहार दरोगा है या खुद बीपीएससी का ही एग्ज़ाम हो, बिना प्रीवियस पढ़े समझे आप नहीं दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इससे पहले 1 से 10 हमने पार्ट 1 में कर लिया है। वीडियो अधिक लंबा ना हो तो इसलिए हमने पार्ट 2 बनाया। चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में बाबर के आगमन का कारण, ठीक है, क्या था भाई? तो बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, वास्तुकला क्षेत्र में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई या युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बताइए कि बाबर के आगमन से क्या क्या हुआ था। तो इसका आंसर होगा केवल 3 और 4, यानी ये वाला और ये वाला दोनों गलत है। क्या हुआ था? बाबर के आगमन से तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी और युद्ध और तोपों की शुरुआत हुई थी। आइए इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए लिखा क्या है। इतना ये शानदार बुक है कि आप इसको जितना बार देखिएगा, पढ़िएगा, उतना ही मजा आएगा। कह रहे हैं कि बाबर के आगमन से आगमन से पहले भारत में गन पाउडर मौजूद था। बाबर के भारत आने से पहले यहाँ पर गन पाउडर पहले से मौजूद था और उनके आगमन से पहले भी मेहराब और गुंबद विद्यमान थे। मेहराब और गुंबद पहले से ही मौजूद थे, इसलिए विकल्प 1 और 2 गलत हैं जबकि 3 सही है। देखिए बाबर के बारे में आपको बता देते हैं कि बाबर भारत में 1526 से 1530 तक रहा है। 1526 से 1530। और देखिए लिखा क्या है कि बाबर जो था, इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। पूछता है बाबर का नाम क्या था? बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को, वैलेंटाइन डे के दिन बाबर हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। देखिए अब इसके बाद आप पढ़िए बाबर के बारे में। कह रहा है कि कालांतर में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक बना। बाबर कौन है भाई? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। यह देखिए, वह पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज था और इसकी मम्मी जो थी चंगेज वंश की वंशज थी। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 में बैठा था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में, ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को हुआ था। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 1494 में ये फरगना की गद्दी पर 11 वर्ष की उम्र में ही बैठ गया, ठीक है। और उसके बाद ये भारत पर आक्रमण क्या किया, थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। बाबर के भारत पर आक्रमण को थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए बाबर खैबर दर्रे से होकर भारत आया और इसने अपने प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर तथा भेरा को जीता था। बाबर सबसे पहले 1519 में भारत आया था और प्रथम आक्रमण इसका यही था।
ठीक है, ये पहला था। उसके बाद बाबर भारत में 1526 में आया। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को आया और पानीपत का प्रथम युद्ध किया। बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद खानवा का युद्ध किया 26 के बाद 27 में। ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध किया 1528 में और घाघरा का युद्ध किया 29 में। एक हम लोग इसमें ट्रिक पढ़े थे कि बाबर आया, ठीक है, आया, पानी पिया, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद चंदा दिया। ठीक, खाना खाकर चंदा दिया, घर गया, मर गया। देखिए, बाबर आया, पानी पिया, पानी से आएगा पानीपत का युद्ध 1526 में। खाना खाया यानी खानवा का युद्ध 1527 में, एकदम लगातार क्रम से है। चंदा दिया यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर गया यानी घाघरा का युद्ध 1529 में। मर गया यानी मर गया अगले साल 1530 में। बाबर के 4 युद्ध जो प्रमुख है, वैसे उसने भारत में 5 युद्ध किया था। एक युद्ध था बाबर का खैबर दर से भारत है था, प्रथम आक्रमण 1519 में बजौर तथा भेरा को जीता था। देखिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदावर का युद्ध 1528, घर गया। घाघरा का युद्ध 1529, मर गया 1530। तो इस तरह से आपको दोस्त याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक एक प्रश्नों को यदि आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा, तो ये हम पक्का आपसे कहते हैं कि जाते जाते आप एक अच्छा समझ बना कर जाइएगा। अब आए वीडियो पर 2 मिनट में चले गए, तब कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ना हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाइएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान, कौन से बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था। सूरत को, आंसर क्या होगा इसका, सूरत को। देखिए, बाब अल मक्का या बाबुल मक्का किसको कहा जाता, सूरत को कहा जाता। क्यों, क्योंकि यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु था। सूरत से हज जाने वाले यात्री यहीं से जाते थे। सूरत से ही लोग कहाँ जाते थे, हज करने के लिए जाते थे। प्रस्थान बिंदु था, तो इसीलिए इसको क्या कहा था, बाब अल मक्का। ठीक है, प्रस्थान बिंदु है, इसलिए सूरत को क्या कहा था, बाब अल मक्का। आइए, इसी कारण सूरत को बंदर मुबारक के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन नहीं, आंसर होगा बलबन। बलबन ने फारसियों का प्रमुख त्योहार कौन सा है भाई, नौरोज। नौरोज को भारत में शुरुआत किया था कौन, बलबन। बलबन ने फारसियों का प्रमुख त्योहार नौरोज को भारत में शुरू किया। देखिए, बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज आरंभ किया। ठीक है, इसमें इसने कई ईरानी परंपराएं, जैसे सिजदा, सिजदा किसको कहते हैं, सिजदा यानी सर भूमि पर लेटकर, कोई व्यक्ति है भूमि पर लेटकर सीधा प्रणाम करना, सुल्तान के सामने भूमि पर लेटकर सिजदा करना यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। पैबोस यानी पाँव को चूमना। ठीक है, पाँव को चूमना, पैबोस, ये सब कौन शुरू कराया था, बलबन। बलबन क्या क्या किए थे, सिजदा लाए। ठीक है, सिजदा यानी लेटकर प्रणाम करना, दंडवत लंबवत होकर प्रणाम करना। पैबोस यानी पाँव चूमना, पैबोस। ठीक है, और उसके बाद देखिए बलबन, बलबन बल से बना है, बल जोड़ बन। देखिए, बल से बना है। इन्होंने इल्तुतमिश के समय में गठित
चालीसा दल को समाप्त किया था, ध्यान रखिएगा। ये जो चालीसा तुर्क सरदार को कौन समाप्त किया था? बलबन ने। अगला देखिए यहाँ पर है कि बलबन ने रक्त व लौह नीति का पालन किया। वह स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासिया वंश से जोड़ता था। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। लौह नीति व रक्त व लौह नीति कौन शुरुआत किया था? भाई बलबन का था। अगला फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? फतुहात ईश्वर दास नागर। फतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है। देखिए थोड़ा कुछ लेखक हैं और उनके पुस्तक हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईश्वरदास नागर द्वारा लिखित है फतुहात ए आलमगिरी। बाबर लिखा था तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में। पूछता है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। अगला है जहांगीर की आत्मकथा, तुजुक ए जहांगीरी। गुलबदन बेगम हिमायूनामा, अबुल फजल आईनी अकबरी, मिर्जा मोहम्मद आलमगीर नामा, अब्बास खान शेरवानी तारीख शेरशाही, मुतमिद खान नामा ए जहांगीरी, ख्वाजा कामगार मासिर जहांगीरी, अब्दुल हमीद पदशाहनामा, निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी प्रमुख किताब है। और इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं थोड़ा कि वुड के 1854 प्रेषण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। वुड डिस्पैच, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। वुड डिस्पैच जो था, क्या इन्होंने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में इंग्लिश मीडियम को कहा था? अगला है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। इसका सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी बी। देखिए वुड डिस्पैच जो था अंग्रेजी उच्च और प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए दोनों के लिए था। देखिए कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करना था। वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया। इसके कारण से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से थे उसको भी देखिए। इसने उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया था। वुड डिस्पैच ने ही उच्च अध्ययन के लिए क्या कहा था कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगा। इन्होंने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। वुड डिस्पैच महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था और भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरुआत करने का सुझाव दिया था। देखिए कितना शानदार था कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या हो, स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो और उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी माध्यम का पढ़ाई हो। उसके बाद महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया वुड डिस्पैच। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर, एक मिनट मेरे भाई, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बताइए। इसे लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना गया, या इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था?
इसका आंसर होगा तीनों, 1 2 3, तीनों के तीनों सही है। देखिए समझिए, देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम को वायसराय लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिंटन, ठीक है, लॉर्ड लिंटन ने लाया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था, देखिए, समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को रोकना था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा गया। यह था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में राजद्रोही लेखों पर रोकना था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। वहीं जब लॉर्ड रिपन आए, इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। लॉर्ड लिटन जो थे 1876 से 80 तक भारत के वायसराय रहे हैं। इन्हीं के समय में शस्त्र अधिनियम 1878 में भी पारित किया गया था ये, और एक लाए थे शस्त्र अधिनियम, ठीक है। शस्त्र अधिनियम क्या था? जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। लॉर्ड लिटन 2 लाए, एक लाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए, और जिसमें आप राजद्रोह लेखों को रोकना था, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं कुछ लिख सकते थे। और दूसरा लाए थे शस्त्र अधिनियम 1878 में, ठीक है, इसमें आप बिना किसी की अनुमति के हथियार का परिवहन इधर से उधर नहीं कर सकते थे। लॉर्ड लिटन ने 2 लाया था, एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और दूसरा शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट। आइए अगला प्रश्न 17, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड मेयो 1870, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसका होगा आंसर कि सभी के सभी सही है, ठीक है, 1 2 3 4। आइए थोड़ा समझते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया और इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में किया गया था। मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में। इसने कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था। देखिए, याद रखिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 1872 में, उसके बाद 1881 में, ठीक, और उसके बाद ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होता रहा है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कौन कराए थे? लॉर्ड मेयो 1872 में। 8 फरवरी 1872 को शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ये पहला वायसराय थे जिनको हत्या चाकू मारकर की गई थी, लॉर्ड मेयो को। चलिए, अब आपको मिलान करना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस है, जैक्स कार्टियर है, सर फ्रांसिस ड्रेक है, फर्डिनेंड मैगलन है। इन्होंने, ठीक है, इन लोगों का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक, देखिए, आइए इसके आंसर के पास और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, देखिए थोड़ा ऐसे हो गया, आंसर डी होगा। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस
का जन्म स्थान मेरे भाई इटली होगा। जैक्स कार्टियर का फ्रांसीसी ड्रेक का यूनाइटेड किंगडम और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म स्थान पुर्तगाल होगा। कितना खतरनाक सवाल पूछा है ये देखिए, इसको समझिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में आया हुआ सभी प्रश्न हैं, आपको देखना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मांटी मिर्लो सुधार। देखिए कब कब ये घटना हुआ था, कह रहा है कालानुक्रमिक क्रम, ठीक है, इन सभी का कालानुक्रमिक करना है। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, मार्ले मिंटो 1909 में हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार आपको सभी का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, होम रूल 1916 में हुआ था, देखिए, और आपका खेड़ा 1918 में। देखिए बता देते हैं दोस्त, यहाँ पर होम रूल आंदोलन 1916 में, सूरत विभाजन 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, खेड़ा अहमदाबाद वाला है मिल मजदूर वाला 1918 में। तो कालानुक्रमिक क्रम क्या है, ठीक है, कौन सा सही, यानी सबसे पहले हुआ है 1907 में, उसके बाद 1909 में, उसके बाद 1916 में, उसके बाद 3, 2, 4, 24, 13। आंसर किधर है, ए, ये हम लोग का सही आंसर होगा 24, 13। थोड़ा पढ़ लेते हैं इन घटनाओं के बारे में, तब आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा समझ विकसित होगा। देखिए मेरे भाई, अभी हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं, जब हम लोग तैयारी के दौरान सिर्फ रटते हैं, समझने का कुछ प्रयास नहीं करते हैं, जिसका कारण है कि हम अपने समझ को उतना विकसित नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत यदि हम प्रश्नों को समझें, उसके आंसर को थोड़ा सा अच्छे से बारीकियों से पढ़ें, तो हम 1-2 बार में इतना अच्छा पकड़ बना लेंगे क्वेश्चन पर, उसके आंसर पर, कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो याद नहीं करिए, इस पर समझ बनाइए, तब जाके आपका कुछ बढ़िया होगा। तैयारी बहुत जल्दी से होता है। सूरत विभाजन कब हुआ था भाई, तो 1907 में हुआ था। देखिए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादी पक्ष रास बिहारी घोष और कांग्रेस के अध्यक्ष उदारवादी पक्ष रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी पक्ष लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंतर्रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। देखिए 2 तरह का दल बन गया था 1907 तक, एक बन गया था गरम दल और एक बना था नरम दल। मेरे भाई समझिए, ठीक है, एक बना था गरम दल और एक बना था नरम दल। गरम दल चाहते थे कि अब की बार जो अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय बने। ये कहते थे कि अंग्रेजों के आगे हाथ पैर जोड़ने से ये अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। इसके पक्ष में थे गरम दल वाले, और नरम दल वाले थे कि नहीं, हम लोग सत्याग्रह से, आंदोलन से, ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो गरम दल और नरम दल 2 तरह के विचारधारा हो गई थी कांग्रेस में, ठीक है। तो गरमपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने और नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी बोस बने, ठीक है। और इन्हीं बातों पर इन दोनों में फुट हो गया और 1907 में कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, एक बना था गरम दल और एक बना था नरम दल। बाद में ये दोनों आपस में लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे। चलिए, तो अगला है हम लोग का मिंटो मार्ले सुधार 1909। ये कब आया था, 1909 में। इसको थोड़ा समझिए। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ था। इस सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। देखिए मिंटो मार्ले सुधार क्या था, कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का ये सुविधा लाया। इससे क्या हुआ, फूट भी पड़ा, तो मुसलमान अलग हो गए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का सुविधा कौन लाया था, मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार। आपसे पूछता है कि मुसलमानों के लिए पृथक माने अलग निर्वाचन मंडल कौन लाया था, तो 1909 में मार्ले मिंटो। उसके बाद 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया था।
होम रूल आंदोलन 1916, इसको समझिए। इस एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में होम रूल लिंग आंदोलन शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 16 को पूना में होम रूल लिंग की स्थापना की गई थी। तिलक ने होम रूल लिंग के कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत बरार था। एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग की स्थापना के लिए सितंबर 1916 में की थी, जो तिलक के होम रूल के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन के क्षेत्र में कार्य किया। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया। अडयार में होम रूल लीग का मुख्यालय स्थापित था। देखिए मेरे भाई, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं आपका एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लिंग को जहाँ पर ये नहीं किए थे वहाँ पर ये शुरू किए थे। इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था और मध्य प्रांत बरार था। और वहीं पूरे भारत में एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1918 में देखिए, इस सत्याग्रह का मुख्य कारण था कि खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं था। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे। गांधी जी जो थे वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने करों में कमी कर दी थी। खेड़ा आंदोलन क्या है भाई, फिर से समझिए कि खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को नहीं देना चाहते थे। खेड़ा में वहाँ पर फसल नष्ट हो गया था, तो वहाँ के जो किसान थे कहते थे कि इस बार हम लगान नहीं देंगे। ठीक है, लगान के नहीं देना चाहते थे। तब जाके गांधी जी वहाँ पर गए, किसके साथ में? वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल के साथ, और इन्होंने इस आंदोलन को समर्थन किया। बाद में अंग्रेज मान गए और माफ़ कर दिए लगान को। ठीक है, इसी टाइम 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर ने भी आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न को थोड़ा देखिए मेरे भाई। लॉर्ड लिंटन अभी कुछ देर पहले चर्चा हुआ है, किससे संबंधित नहीं है? शस्त्र अधिनियम संबंधित है। लॉर्ड लिंटन शस्त्र अधिनियम 1878 में लाए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये भी लाए हैं और स्ट्रची कमीशन ये भी लाए हैं। इल्बर्ट बिल नहीं लाए थे। इसका आंसर होगा यही सी। लॉर्ड लिंटन क्या नहीं लाए हैं? इल्बर्ट बिल। देखिए इल्बर्ट बिल जो क्या है, 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार सर कर्टेने इल्बर्ट ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामले की सुनवाई का अधिकार दिया। देखिए बहुत ये पूरे भारत में बवाल मचा था इल्बर्ट बिल का। क्या है, पढ़िए, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। कि लॉर्ड रिपन ने 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। ठीक, इसमें क्या था कि जो लॉर्ड रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार सर कर्टेने इल्बर्ट ने भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामले की सुनवाई का अधिकार दिया। ये ऐसा इल्बर्ट बिल में था कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे, भारत के जो जज होंगे, यूरोप के लोगों के खिलाफ भी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। यही था आपका इल्बर्ट बिल, और इसलिए ये बहुत चर्चा में था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं यूरोप के लोगों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। लॉर्ड लिंटन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ देर पहले हम लोग ने इनके बारे में पढ़ा भी है। देखिए, प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति रिचर्ड स्टेचरी की अध्यक्षता में की गई थी। इनके शासनकाल में, ये जब वायसराय थे भारत में 76 से 80, इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी।
आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया था, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या किया गया? 21 से 19 सिविल सेवा का आयु कर दिया गया। आर्म्स एक्ट लगाया गया कि बंदूक लेने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, ये सब क्या थे? लॉर्ड लिटन के महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किया था। महारानी विक्टोरिया भी आई थी, केसर हिंद की उपाधि इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सुगौली संधि, बेसिन संधि? आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। बक्सर की युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि। देखिए, मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों की संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर प्रस्थान किया। इस सेना का मुकाबला करने के लिए हेक्टर मुनरो का नेतृत्व में बक्सर के मैदान में आ गए। समझिए, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। इसका नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और ये कौन से मैदान पर युद्ध हुआ था? तो बक्सर के मैदान पर। ठीक है, बक्सर के मैदान पर। और 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ और अंग्रेजों को निर्णायक विजय मिली। देखिए, दिल्ली से शुजाउद्दौला थे, दिल्ली से आपके शाह आलम द्वितीय थे। देखिए, दिल्ली से शाह आलम द्वितीय हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं, बंगाल के मीर कासिम हैं। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खोला और तीनों को अंग्रेज हरा दिए और उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। ये कहाँ हुआ था? तो बक्सर के मैदान में। कब हुआ था बक्सर के मैदान में? तो 1764 में। आपसे पूछेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। 1764 में ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट है कि शाह आलम तथा शुजाउद्दौला को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधियां की। प्रथम इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों, बंगाल एवं मुगलों के बीच में हुई थी। प्रथम इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में अंग्रेजों, बंगाल एवं मुगलों के बीच में हुई थी। द्वितीय इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों एवं अवध के बीच में हुआ था 1765 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? देखिए, भूख हड़ताल को सबसे पहले महात्मा गांधी ने कब प्रयोग किया था? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर वाला। देखिए, लिखा है आंसर कि अहमदाबाद हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। देखिए, 1918 में प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद था। गांधी जी ने अनशन के बाद मालिकों को 35% बोनस देना पड़ा। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? यह 1917 में हुआ था। किसानों को तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत। आइए थोड़ा सा हम लोग चंपारण सत्याग्रह के पर एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। चंपारण सत्याग्रह किसानों को तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कालांतर में शोषण का एक मुख्य कारण बना। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने इस मुद्दे पर चंपारण में हस्तक्षेप किया था। क्या था कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा, ठीक है, इसी को कहा 3/20।
20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में आपको कितना 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। यही था 3 कठिया प्रणाली। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 3 कठिया यानी 3 कट्ठा आपको नील बोना ही बोना है और इसको बेचना भी है अंग्रेजों के तय दाम पर। तो बिहार के एक नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। देखिए यहाँ पर लिखा है राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पर गांधी जी बिहार आए और पहली बार सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और अंग्रेजों ने ये नियम खत्म कर दिया और 3 कठिया प्रणाली की समाप्ति हुई। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, बिहार पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा समझते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? आंसर होगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। देखिए चंपारण सत्याग्रह पर थोड़ा सा फिर से समझ विकसित करते हैं। हमने आपको बताया भी दिया है कि किसानों के 3 कठिया पत्ती के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी 20 भाग में 3 भाग पर यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्यों पर उसे बेचना पड़ता था। वही बात है कि जो दाम यूरोपीय तय करते थे उसी पर इसको बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। उस समय के तत्कालीन उपराज्यपाल ने परिषद सहित चंपारण में कृषि समितियां की जांच करने का और विवरण देने के लिए एक जांच समिति नियुक्त किया और गांधी जी को इसके सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया था। 10 जून 1917 को समिति का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें उनके कर्तव्य इस प्रकार निम्नलिखित थे। जमींदार और पट्टेदार के बीच संबंधों की जांच करना, इस विषय पर पहले से ही मौजूद साक्ष्यों की जांच करना, इसमें शामिल सभी लोगों को शिकायतें दूर करना। समिति ने जुलाई के मध्य में अपना काम शुरू किया और 3 महीने की अवधि में 4 अक्टूबर 17 को सरकार में अपनी रिपोर्ट सौंपी और समिति की सिफारिश इस प्रकार थी कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। देखिए इस समिति ने सिफारिश किया था 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। अगर कोई नील उगाने के लिए किसी समझौते में शामिल होता है तो यह समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए। इसकी अवधि 3 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए और जिस क्षेत्र में नील को उगाया जाना है उसका चयन करने का निर्णय किसानों पर निर्भर होना चाहिए। देखिए अगला था कि आप जबरदस्ती किसी खेत में नील की खेती नहीं कर सकते हैं। यदि कोई करना भी चाहता है तो उसे 3 साल का ही एग्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, और कौन से खेत में नील बोना है ये भी किसान ही तय करेगा। ठीक है, नील पौधे की बिक्री की दर किसानों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अगला ये भी था 3 कठिया में था कि नहीं यूरोपीय ही तय करेंगे नील के दाम, लेकिन अब था कि नहीं यदि खेती होगी तो नील के दाम कौन तय करेगा? किसान तय करेगा। फैक्ट्रियों को तवाना देने वाले किसानों को इसमें 1/4 हिस्सा वापस मिलना चाहिए। अववाब माने अवैध उपकर की वसूली पर रोका जाना चाहिए और अवैध उपकर यानी अवैध वसूली को इसमें रोका जाना चाहिए। ये आपका था 3 कठिया प्रणाली पर रोक के ये आपका सिफारिश। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा, बताइए सही मिलान आपको करना है। देखिए इसका आंसर होगा ABC 2 1 3। देखिए भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राम मोहन राय। बंगाल गजट JMA हिक्की। समाचार दर्पण मार्समेन। सत्य प्रकाश करसन दास मूलजी। सोम प्रकाश
ईश्वर चंद। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जी। उसके बाद नेटिव ओपिनियन VN मांगली। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। यंग इंडिया नवजीवन गांधी जी। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। युगांतर वीरेंद्र घोष भूपेंद्र घोष। आज का अंतिम प्रश्न, वीडियो लंबा हो जाएगा तो 25 के बाद हम लोग दूसरे सेशन में पार्ट 3 में करेंगे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य में थी? आंसर होगा कर्नाटक। अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई कर्नाटक की मूल निवासी थी। वह 12 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई और 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। देखिए 12 वर्ष में इनका शादी हुआ था और 16 वर्ष में ही इन्होंने अपना पति को खो दिया। इसके बाद भी वो भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। आंदोलन के दौरान इनके द्वारा उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों हमने 25 प्रश्न को किया। BPSC 69वीं BPSC में पूछा गया ये सारे प्रश्न हैं और इसकी व्याख्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।